अशोक को महान क्यों मानते हैं? उसकी वजह है कि वो चंद्रगुप्त जैसा शक्तिशाली, समुद्रगुप्त जैसा बहुमुखी प्रतिभा वाला और अकबर जैसा धर्म को मानने वाला था। अशोक एक महान विजेता था जिसने कलिंग युद्ध से ये सिद्ध कर दिया था। हालांकि कलिंग युद्ध के बाद उसने युद्ध नीति का त्याग कर दिया, लेकिन विजय का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि कोई भी विदेशी आक्रमण उसके समय में नहीं हुए, न ही कोई आंतरिक विद्रोह हुआ, न ही चोर लुटेरे की बात सामने आती है। उसका राज्य सुरक्षित था। अशोक ने प्रजा के लिए बहुत ही भलाई के काम किए, जिससे उसकी प्रजा हमेशा ही उसको एक सम्राट के रूप में पाकर खुश रहती थी। अशोक बौद्ध धर्म को अपनाकर उसने अहिंसा का मार्ग अपना लिया। बौद्ध धर्म का प्रचार उसने भारत में ही नहीं बल्कि अशोक के प्रयासों से बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, चीन, जापान तक जा पहुंचा। यही नहीं, धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए जैन मतावलंबियों को भी सहारा दिया। बौद्ध धर्म के अलावा उसका कुछ कार्य किसी और धर्म के लिए दिखता है तो वो धर्म है आजीवक धर्म और हिंदू धर्म। आजीवक धर्म हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है। ये शैव मतावलंबी हुआ करते थे और आजीवक धर्म चूँकि उसके पिता बिंदुसार मानते थे और हिंदू धर्म से उसकी माता धर्मा थी, इसलिए उसने हिंदू धर्म के लिए भी बरबराग और नागा अर्जुन की पहाड़ियों पर गुफाओं को बनवाया, जिसमें साधु सन्यासी उसमें रह के अपना अध्यात्म या आराध्य देव को या इष्ट देव की पूजा कर सके। इन सब कार्यों से ही अशोक के सहिष्णु होने का प्रमाण मिलता है। तो जो हम आज निरपेक्ष की बात करते हैं वो हमें अशोक के समय ही देखने को मिलती है। आइए, अशोक को एक वीडियो में समेट पाना बहुत ही मुश्किल काम है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक दो वीडियो और बना करके दूंगी और इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ये ट्रिक है कि हम क्वेश्चन अशोक को या किसी भी चैप्टर को कैसे पढ़ें। तो उसका रीज़न ये है कि आप किसी से भी मिलेंगे जो मेधावी छात्र होते हैं, उनका कहना होता है कि वो जब चैप्टर की रीडिंग लगाते हैं तो जब चैप्टर की आप रीडिंग लगाते हैं तो उसी समय हर एक लाइन में आप क्वेश्चन पुट कीजिए, क्वेश्चन बनाइए और वो क्वेश्चन का ही आंसर आपको वहीं पर मिलता जाए। तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे कि क्वेश्चन हर एक चैप्टर में हर एक लाइन की आप जब क्वेश्चन बना करके पढ़ेंगे तो आपको याद करना भी आसान होगा और आपके दिमाग में ये बस भी जाएगा। देखिए, क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही घुमा फिरा के आता है, कभी कभी आसान आता है, तो इसे आपको समझना आसान हो जाएगा और आपको इस ट्रिक से सफलता अवश्य मिलेगी। जो काम आप साल में करते हैं वो आप महीनों में करना शुरू कर देंगे। तो इस बात का आप ख्याल हमेशा ही रखें। आइए, आगे के कुछ क्वेश्चन अभी इस वीडियो में हैं, फिर अगला वीडियो जब मैं लेके आऊँगी। सम्राट अशोक पर फर्स्ट क्वेश्चन है, उनका नाम चक्रवर्ती सम्राट अशोक का क्या नाम है, क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है सम्राटों के सम्राट। अशोक के समय में कितने विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी 23 विश्वविद्यालय की स्थापना, जिसमें प्रमुख था नालंदा, विक्रमशिला, कांधार और तक्षशिला तो पहले से ही चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ही था, वो भी था। बौद्ध पंथ के इतिहास में महात्मा बुद्ध के बाद किसका स्थान आता है? तो वो आता है अशोक का, क्योंकि महात्मा बुद्ध के बाद धर्म प्रचार में सबसे ज़्यादा योगदान किसी का है तो वो है सम्राट अशोक का। अशोक के समय में कौन सी बौद्ध महासभा हुई थी? तो वो हुई थी तृतीय बौद्ध महासभा या संगीति कहते हैं, जो मगध पाटलिपुत्र में हुई थी। दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक ने कितने भाइयों की हत्या की थी? तो वो 99 भाइयों की हत्या की थी।
राज्याभिषेक के 7वें वर्ष किस क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया? तो उसने कश्मीर और खैतान को अपने राज्य में मिलाया। कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो उसने 8वें वर्ष में किया, 261 में। और अशोक बौद्ध की किस शाखा का अनुयायी था? तो वो था स्थविर शाखा का अनुयायी था। अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा की? तो उसने बौद्ध गया की यात्रा 10वें वर्ष में की है। लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने कब की और वहाँ जाकर क्या किया? तो लुम्बिनी की यात्रा उसने राजगद्दी के 20वें वर्ष में की और वहाँ जाकर के उसने सबसे पहले वहाँ का कर माफ़ कर दिया। अपनी प्रजा के उत्थान के लिए जिन आचार विचार के लिए प्रस्तुत किया उसे क्या कहते हैं? तो उसे धम्म कहते हैं, जो अभिलेखों में वर्णन है। धम्म महामात्य की नियुक्ति कब हुई? तो धम्म महामात्य की नियुक्ति उसने अपने राजगद्दी पर बैठने के 14वें वर्ष में की, जिसमें प्रजा का धर्म प्रचार करना था और कल्याणकारी कार्य करना था। अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को किस शासक ने प्रथम बार संबोधित किया था और इसकी प्रेरणा किससे ली? तो भारत में सबसे पहले अशोक ने किया और इसने इसकी प्रेरणा ईरान के शासक दारा से ली, दारा प्रथम से। कलिंग युद्ध के समय कलिंग का शासक कौन था? तो कलिंग का शासक था अनंत पद्मनाभन। अशोक बौद्ध धर्म में कैसे आकर्षित हुआ था? वो आकर्षित हुआ था अपने चचेरे भाई सुसीम के पुत्र न्यायग्रोथ के प्रवचन को सुन करके। और इसको ये प्रवचन सुना किसका? वो न्यायग्रोथ, जो उसका चचेरा भाई था, उसका बेटा। लेकिन उसने जो दीक्षा ली थी दिव्या वरदान के अनुसार उपगुप्त ने दी और अभिलेखों के अनुसार जो है निगोथ ने दी। जो भी आपके ऑप्शन में होगा इन दोनों में आप लिख दीजिएगा। हिंदी की देवनागरी लिपि जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है या हजारों वर्षों से, वह किस लिपि से ली गई है? तो वो ली गई है ब्राह्मी लिपि से, जो अशोक द्वारा चलाई गई थी। अशोक ने किसके माध्यम से प्रजा तक संदेश पहुंचाया? तो वो अभिलेखों के माध्यम से प्रजा तक संदेश पहुंचाया। पर अशोक के सरकारी भूमि को क्या कहते थे? तो अशोक के सरकारी भूमि जो होती थी उसे सीता भूमि कहते थे। और दूसरा क्वेश्चन है कि अशोक के समय में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो उसे संचार कहा जाता था। अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कह के संबोधित करते थे? तो उसे राजयुक्त कह के संबोधित करते थे। और अशोक ने अपने गुप्तचर के लिए किस शब्दों का प्रयोग किया? तो उसने उसके लिए गुढ़ पुरुष का प्रयोग किया था। सैन्य विभाग के सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? तो वो होता था सेनापति। और युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाले को क्या कहते थे? तो उसको नायक कहते हैं। तो आप ये दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि नायक किसको कहते हैं और सेनापति किसको कहते हैं। सेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी, लेकिन नायक जो है वो जो कहता था ये करो वो करो, ऐसे करना वैसे करना है, तो सेनापति उसको फॉलो करता था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि नायक और सेनापति में कौन बड़ा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो नायक सेनापति से बड़ा अधिकारी है, या आप नेता समझ, अमात्य समझ सकते हैं उसको।